हमका हलफनामा दे दो। केंचुआ के मुखिया ज्ञानेश कुमार ने यही कहा था जब राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट में 1 लाख फर्जी वोटों के माध्यम से वोट चोरी का आरोप लगाया। केंचुआ के मुखिया ने कह दिया कि 1 सप्ताह के भीतर राहुल गांधी या तो हलफनामा दें या फिर माफी मांगे देश से। मगर राहुल गांधी ने दोनों काम नहीं किया, न तो हलफनामा दिया न माफी मांगी। और इसके बाद केंचुआ की जबान से अब तक चू नहीं निकला है। मगर केंचुआ भले ठंडा पड़ गया हो, राहुल गांधी की गाड़ी रुकी नहीं है। और उसी कर्नाटक में कुछ ऐसा हो गया है कि अब केंचुआ को उल्टे हलफनामा देना चाहिए, और वो भी सीआईडी को। समझने वाली बात यह है कि वोट चोरी के मामले पर ऐसा लग रहा है कि केंचुआ से लेकर गुजराती जोड़ी अब इतने बुरे फंस गए हैं कि जब मुद्दे पर जवाब नहीं है, गर्दन पकड़ ली गई है, तो अलग अलग माध्यम से गांधी फैमिली को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। और इन सब में माध्यम बनता हुआ दिख रहा है भारत का जुडिशियल सिस्टम। यानी सवाल यह है कि क्या जिस तरह से पूर्व में न्यायपालिका का कथित दुरुपयोग करते हुए राहुल गांधी को ऐतिहासिक सजा सुनवाई गई, या फिर बार बार अलग अलग राज्यों में अलग अलग मामलों में मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, उनकी सदस्यता छीन ली गई, घर छीन लिया गया, क्या वही कारनामा एक बार फिर से होने वाला है? और उसके लिए गुजराती जोड़ी ने अपने सबसे बदनाम एजेंसी ईडी का प्रयोग कर दिया है। ध्यान रखिएगा, यह बदनाम शब्द मेरा नहीं है। जिस एजेंसी को आए दिन कोई भी अदालत, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, डांट फटकार दे, भगा दे, कहने लगे कि सत्ता के हाथों में खेलना बंद करो, तो वो बदनाम ही तो है। अब कौन सी नई कथित साजिश गांधी परिवार के खिलाफ देखने को मिल रही है, उस पर बात करेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व चीफ जस्टिस ने सरकारी वकीलों की लापरवाही से जनता को होने वाली तकलीफों और मिलने वाली अनियंत्रित सजा पर सरकारी वकीलों की जिम्मेदारी तय करने की बात कही है। यानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ने बहुत ही बुरी तरह से पोल खोला है। उधर मोदी सत्ता की एक और संस्था केंचुआ की तरह खुलकर वोट चोरी को कथित रूप से छुपाने के प्रयास में लग गई है। यानी लोगों को पता न चले कि वोट चोरी कैसे हो रही है। और ऐसा लगता है कि भाजपा आईटी सेल के मुखिया तथा गृह मंत्रालय राहुल गांधी के पीछे अपने आदमी छोड़ रखे हैं। सवाल है कि यदि कुछ खतरा होता है राहुल गांधी को विदेश में, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या है पूरी कहानी, उस पर तो बात करेंगे ही। थोड़ी सी चर्चा बिहार में इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर भी होगी। एक रिपोर्ट आई है, कांग्रेस और आरजेडी के बीच क्या चल रहा है वो भी देखेंगे। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धरना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते हैं, तभी खुल के आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी ने केंचुआ को कर्नाटक में फंसा दिया है। किसी ने सोचा नहीं था कि केंचुआ इस मुसीबत में फंस जाएगा कि बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। मगर एक के बाद एक ऐसी चालें राहुल गांधी ने खेली हैं कि ज्ञानेश कुमार एकदम छटपटा गए हैं। पूरी इज्जत ही दांव पर लग गई है और केंचुआ की साख फटके फिलावर हो गई है। राहुल गांधी ने जब महादेवपुरा में 1 लाख फर्जी वोटरों का मुद्दा उठाया था, तो ये सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र का मुद्दा नहीं था, ये पूरे सिस्टम पर सवाल था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि उनके पास सबूत है, लेकिन आयोग ने उनसे ही शपथ पत्र मांग लिया। जबकि होना यह चाहिए था कि चुनाव आयोग खुद इसकी जांच करता। बजाय इसके ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को ही भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकाया। मगर ज्ञानेश कुमार भूल गए कि उनका पाला किस आदमी से पड़ा है, क्योंकि अलंद सीट का मामला बहुत गंभीर है। कहिए कि यह महादेवपुरा मॉडल का एक्सटेंशन है। और द हिंदू की रिपोर्ट ने ज्ञानेश कुमार के साथ साथ राजीव कुमार को भी एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव का है और अलंद का केस वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का ही है। जैसे महादेवपुरा में कर्नाटक की सीआईडी इसकी जांच कर रही है और आरोप ये लग रहे हैं कि केंचुआ जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इस मामले पर एकदम आसान भाषा में तगड़ी वाली चर्चा हमने इस वीडियो में किया है। नहीं देखें तो पूरा केस समझ लीजिए। किस तरीके से बैठे बिठाए आपका वोट कोई और कटवा देता है या कटवा सकता है, इसका पूरा खेल कितना तगड़ा है। और ये असंवैधानिक काम करने वाले यानी लोकतंत्र के लुटेरों को किस तरीके से कथित रूप से केंचुआ बचा रहा है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। इसलिए जरूर देखिएगा। ये वैसे ही है जैसे पेगासस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के साथ मोदी सत्ता ने जांच में सहयोग नहीं किया और बिहार की वोटर अधिकार यात्रा ने वोट चोरी के मुद्दे को जनता के बीच पहुंचा दिया है। बिहार का बच्चा बच्चा अब कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये कहानी अब तक हमने जो बताई है वो वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े की थी, लेकिन जब राहुल गांधी ने महादेवपुरा में फर्जीवाड़े का खुलासा किया तो कर्नाटक की अपनी सरकार से कहा था कि इसकी जांच करवाई जाए। और अब उसी सरकार ने कर्नाटक में लोकल इलेक्शन बैलेट पेपर से कराने की बात कर दी। याद रखिए, ये विपक्ष की सरकार है, यहाँ ज्ञानेश कुमार की मनमानी नहीं चलेगी। मगर तब तक जब तक कि मोदी सत्ता कानून न बदल दे। कानून बदलने में बड़े तेज हैं ये लोग। और विपक्षी पार्टियों वाले राज्यों में अगर अपने यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव कराना शुरू कर दिया तो ईवीएम का भंडाफोड़
होना तय है। हालांकि हो तो पहले चुका है, मगर और प्रमाणित हो जाएगा, क्योंकि केजरीवाल ईवीएम की रिकाउंटिंग में मनमानी करता है और वोटिंग परसेंटेज 3-3 दिन बाद तक बढ़ते रहते हैं। और कर्नाटक में लोकल चुनाव बैलेट पेपर से हुए तो महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव में बैलेट पेपर की मांग हो सकती है। तेलंगाना और बंगाल में बैलेट पेपर से स्थानीय चुनाव कराने की मांग हो सकती है। ज्ञानेश कुमार नहीं माने तो आंदोलन भी हो सकता है। और महाराष्ट्र के मरकरवाड़ी गांव के लोग यही तो मांग कर रहे थे, बैलेट पेपर से मॉक पोलिंग, मगर केजरीवाल ने वो होने नहीं दिया। पुलिस के डंडे के दम पर जनता को रोक दिया गया और अब कर्नाटक में स्थानीय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की बात हो रही है, मगर केजरीवाल के बजाय बीजेपी इसका विरोध कर रही है। ठीक वैसे ही जैसे एसआईआर के मामले में केजरीवाल की बजाय बीजेपी मोर्चा संभाल रही थी, जबकि 2009 में बीजेपी के ही दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद ईवीएम के खिलाफ बैलेट पेपर की वकालत की थी। और अब जब कर्नाटक में कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात की है तो बीजेपी परेशान है। बैलेट पेपर से वोटिंग का मतलब है महादेवपुरा मॉडल का भंडाफोड़ होना और ईवीएम से होने वाले चुनाव पर सवाल खड़ा हो जाना। बीजेपी को पता है कि केजरीवाल गिर रहा है, चुनावी फर्जीवाड़ा का खेल एक्सपोज हो रहा है, इसलिए अब मोदी सत्ता राहुल गांधी को घेरने में जुटी हुई है। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पब्लिक कर दी हैं। राहुल गांधी को मलेशिया में छुट्टी मनाते हुए देखा गया, मगर बीजेपी का मकसद साफ है कि राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार बताओ, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन घोषित कर दो। मगर सवाल यह है कि भाई राहुल गांधी नॉन बायोलॉजिकल तो है नहीं, कोई नहीं है, न हम हैं न आप दर्शक हैं। लंबे काम के बाद थकान होती है, आदमी रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ वहाँ जाएगा ही। राहुल गांधी ने तो कभी नहीं कहा कि वो 18-18 घंटे काम करते हैं, थकते नहीं हैं, टॉनिक लेते हैं। इसलिए जनता अब इन चीज़ों की लोड भी नहीं ले रही है, कह रही है कि बंदा आदमी है भाई, थकान मिटाने दो। मगर अमित मालवीय और बीजेपी जो कर रहे हैं, क्या वो एक संवैधानिक पद पर बैठे नेता की निजता का उल्लंघन नहीं है? राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और उनकी निजी जिंदगी को इस तरह से टारगेट करना क्या जायज़ है? हुजूर विदेश में कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या हर चीज़ की तस्वीर आती है? मगर अमित मालवीय तो इसीलिए बदनाम है। 2023 में बेंगलुरु में मालवीय के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी जब उन्होंने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस वक्त कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने बीजेपी पर तंज कसा था कि वे कानून का सामना करने से डरते हैं और अब फिर से मालवीय की हरकत ने सवाल खड़े कर दिए। अगर राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कोई खतरा होता है तो क्या अमित मालवीय को जिम्मेदार माना जाएगा? क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर अमित मालवीय जैसे लोग बिना डरे ऐसी हरकतें करते हैं तो इसके पीछे कौन सी ताकत है? क्या ये सब कुछ अमित शाह के इशारे पर हो रहा है? क्योंकि राहुल गांधी कहाँ जाते हैं ये गृह मंत्रालय को पता होता है, उनकी सिक्योरिटी में लगे लोगों को पता होता है। तो सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी की तस्वीरें लीक हो कैसे रही? इस बीच राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के एक मामले में भी फिर से हवा लेनी शुरू कर दी है। कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर का दावा है कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। और इस मामले में विघ्नेश ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और इस खेल में अब नया मोड़ आया है जब ईडी ने विघ्नेश को 9 सितंबर को दिल्ली में पेश होने के लिए कहा है। तो क्या इस मीटिंग में ईडी विघ्नेश से वो सारे कथित सबूत और जानकारियां जुटाएगी जिसके दम पर कर्नाटक का बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है? यही नहीं, विघ्नेश शिशिर ने रायबरेली पुलिस के सामने भी अपने दावों के समर्थन में कुछ सबूत पेश किए हैं। वैसे तो ये आरोप गंभीर हैं और अगर ये साबित हो जाता है कि राहुल गांधी ने अपनी नागरिकता छुपाई है तो वे भारत में चुनाव लड़ने के अयोग्य हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये मुद्दा बार बार क्यों उठता है? कांग्रेस और राहुल गांधी ने इन आरोपों को हमेशा खारिज किया है और बीजेपी की साजिश बताया है, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विघ्नेश शिशिर को 24 घंटे की सुरक्षा देने का आदेश दे दिया क्योंकि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। लेकिन शिशिर का दावा इतना मजबूत है तो इसे अब तक साबित क्यों नहीं किया गया? क्या वोट चोरी के मुद्दे पर मात खाने के बाद मोदी सत्ता ने राहुल गांधी को परेशान करने के लिए, बदनाम करने के लिए विघ्नेश शिशिर के सबूत को खंगालने का मन बनाया है और खंगालने के नाम पर माहौल बनाने का मन बनाया है? और अगर मंशा ऐसी है तो क्या ये ईडी जैसे संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं है? याद रखिए, राहुल गांधी की नागरिकता का मामला इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और तब कोर्ट ने याचिका को ही खारिज कर दिया। लेकिन वोट चोरी के मुद्दे पर घिरी सत्ता कुछ भी कर सकती है, इसलिए राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी को भी घेरने की कोशिश हो रही है। दिल्ली की एक अदालत में विकास त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है कि सोनिया गांधी ने 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करा लिया था। हालांकि पिछले दिनों हमने इसे लेकर कथित फैक्ट चेक भी दिखाया था जिसमें यह दावा किया गया था कि उसमें नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली लिखा हुआ है, जबकि जिस वक्त का ये कागज है उस वक्त ये शब्द प्रयोग में नहीं था।
अब ये मामला अदालत गया है। कहा गया है कि उनका नाम यानी सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली की मतदाता सूची में शामिल किया गया था। मगर क्या यही सच है? इसे वेरीफाई किया जाना बाकी है। हालांकि कुछ लोगों ने किया भी है। कांग्रेस की तरफ से भी इस तरह की बातें सामने आई। उनके नेताओं ने कहा कि ये दावा ही फर्जी है। मगर त्रिपाठी का दावा है कि यह फर्जी दस्तावेज के जरिए हुआ था और 1983 की मतदाता सूची की कट ऑफ तारीख 1 जनवरी थी, जबकि सोनिया गांधी ने अप्रैल 1983 में नागरिकता के लिए आवेदन किया था। मामला अभी अदालत में है और 10 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि गांधी परिवार को घेरने के लिए सत्ता किस तरह की चालें चल रही हैं। वैसे यहीं पर एक चीज और याद दिला दें, पिछले कई साल से यानी 12, 13, 14 साल पहले से ही इस तरह की चीजें चल रही थी। पहले भ्रष्टाचार को लेकर बदनाम करो, कहो कि इतना पैसा खा गए, उतना पैसा खा गए, विदेशों में काला धन है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, जमीन दामाद को दे दिया, बहुत सारी बातें। मगर यदि इनमें कुछ दम होता तो सोचिए, लगभग 11 साल की सत्ता हो गई, अब तक कुछ तो मिला होता, सजा हो गई होती। यानी जब भ्रष्टाचार के मामले पर घेर नहीं पाए, उस पर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा जनता से, तो अब नागरिकता को ही सवालिया निशान पर खड़ा कर दो। जाहिर सी बात है, इसे लेकर भी अगर कुछ होता तो अब तक सामने आ गया होता। लेकिन किसी भी मुद्दे पर माहौल बनाने में जाता ही क्या है, कोशिश करने में क्या जाता है। सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, तो अभी तक कोई नोटिस क्यों नहीं जारी हुआ? क्या यह सिर्फ गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश नहीं लगती? चूंकि मामला कोर्ट में है, इसलिए अब देखना यह है कि कोर्ट क्या करता है। लेकिन अमृतकाल में किसी भी संवैधानिक संस्था से न्याय की उम्मीद कितनी की जा सकती है, ये तो हम रोज दिखाते ही हैं। फैसला आपका है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी के केस में प्रोसेस को पनिशमेंट बनाने की साजिश हो रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ही अब ये बात कहने लगे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने लेक्सपोजियम 2025 में कहा है कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में प्रक्रिया इतनी जटिल है और लंबी हो गई है कि वो खुद सजा बन जाती है, यानी प्रक्रिया ही सजा बन जाती है। कई बार आरोपी को बिना जमानत के सालों जेल में रहना पड़ता है और अंत में वो बरी हो जाता है, यानी निर्दोष पाया जाता है। यह न केवल समय की बर्बादी है बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन भी है। रमन्ना ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकीलों की जवाबदेही पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब प्रोसिक्यूटर के लाए मुकदमे में लोग बरी हो जाते हैं तो उसकी जवाबदेही क्यों नहीं तय होती? जांच में देरी, गलत हिरासत और निर्दोषों की जेल उनकी नाकामी का सबूत है, सरकारी वकीलों की नाकामी का सबूत है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बेकसूर है लेकिन उसे जमानत के लिए महीनों इंतजार करना पड़े तो क्या ये न्याय है? पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अदालतों के सामने जवाब देना चाहिए। उनकी गलतियों की वजह से कई निर्दोष जेलों में सड़ रहे हैं। क्या ये व्यवस्था उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही? पूर्व CJI जब ये बात कह रहे थे तब गुजरात की अदालतों में राहुल गांधी का वो केस याद आ रहा था जिसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई और बाद में उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई, घर बार सब छीन लिया। और जस्टिस रमन्ना जब बेकसूरों को जेल में सड़ाने की बात कर रहे थे तब उमर खालिद, शर्जील इमाम और गुलफिसा फातिमा का मामला भी याद आ रहा था कि कैसे न्यायपालिका ने प्रोसेस को पनिशमेंट बना दिया है। सवाल यह है कि मोदी सत्ता के जो वकील इन लोगों की जमानत का विरोध करते हैं, क्या उनसे कभी जिम्मेदारी तय करने की बात होगी? वो सरकारी पैसे पर यह सब करते हैं, यानी सरकारी पैसे पर सरकार का और न्यायपालिका का समय खराब करते हैं। अगर इन लोगों को बरी कर दिया जाता है तो आप दर्शक बताइए, जब सरकारी वकील जानबूझकर लोगों की जमानतों को रोकें और निर्दोष लोगों को फंसाने का काम करें, उनका समय खराब करने का काम करें और वो लोग जब बरी हो जाएं तो क्या ऐसे वकीलों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? इस बीच चुनाव आयोग और कोर्ट के बाद एक और संस्था एक्सपोज होती हुई दिख रही है। दरअसल कांग्रेस का दावा है कि ट्राई ने उनके एक यूट्यूब लिंक को महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को भेजने की अनुमति देने से मना कर दिया है। यह लिंक था हाउ द महाराष्ट्र 2024 इलेक्शन वाज स्टोलन, यानी महाराष्ट्र का 2024 का चुनाव किस तरीके से चुराया गया। इस नाम की एक डॉक्यूमेंट्री थी। कांग्रेस इसे महाराष्ट्र के तमाम कार्यकर्ताओं तक भेजना चाहती थी। ट्राई ने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन से जुड़ा कंटेंट है, इसलिए भेजने की अनुमति नहीं दे सकती। और कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने इसे महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का सबूत करार दिया। उन्होंने गृह मंत्रालय, चुनाव आयोग और ट्राई के बीच कथित सांठगांठ पर सवाल उठाया। मणिकम टैगोर ने भी इस मुद्दे पर अमित शाह और टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव को घेरा है और पूछा कि अगर महाराष्ट्र चुनाव में कुछ गलत नहीं हुआ तो एक यूट्यूब लिंक से इतना डर क्यों? टैगोर ने कहा कि ट्राई को बीजेपी के IT सेल की तरह काम करने की क्या जरूरत है। अब आप ये देखिए कि मोदी सत्ता को बचाने के लिए संस्थाएं किस तरह का काम कर रही हैं। कहिए कि सब मिले हुए हैं जी, और ये सब मिलकर वोट चोरी के मुद्दे को दबाने में लगे हुए हैं जी। अगर मोदी सत्ता और उनके स्थगन इतने ईमानदार हैं तो एक डॉक्यूमेंट्री के लिंक को ब्लॉक करने की क्या जरूरत है? क्या ये सच को दबाने की कोशिश नहीं है? और सच तो ये है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में RJD कांग्रेस के महागठबंधन को कई सीटों पर मामूली वोटों से अंतर से हार मिली
मिली थी, हार का सामना करना पड़ा था। एक सीट तो सिर्फ 12 वोटों से हारे थे और अब तेजस्वी का दावा है कि एसआईआर के जरिए 1% वोटरों का नाम काटने से 35 सीटों के नतीजे बदल सकते हैं। और यही बात आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन की पार्टियों के लिए टेंशन देने वाली है, क्योंकि बिहार एसआईआर के जरिए 65 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। विपक्ष इसे वोट चोरी बता रहा है और राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा में बार बार कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग लाखों लोगों से उनका मताधिकार छीन रहे हैं। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और हर सीट पर औसतन 3251 वोटरों का नाम डिलीट करना चुनावी परिणाम को बदल सकता है। यह हिंदू की रिपोर्ट है, ध्यान से देख लीजिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कई सीटों पर बेहद कम अंतर से हारी थी। मिसाल के तौर पर हिलसा सीट पर आरजेडी के शक्ति सिंह यादव को जेडीयू से सिर्फ 12 वोटों से हार मिली। चकिया में आरजेडी की सावित्री देवी 581 वोटों से हारी। अररिया में आरजेडी 2304 वोटों से हारी। अमरपुर में कांग्रेस के जितेंद्र सिंह 3114 वोटों से हारे। रामगढ़ में आरजेडी सिर्फ 189 वोटों से हारते हारते बची। और इन नतीजों ने विपक्ष को बता दिया कि छोटी छोटी गलतियां या वोटरों की कटौती कितना बड़ा फर्क ला सकती है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़ों के मुताबिक 35 सीटों पर जीत का अंतर 3000 वोटों से कम था और 52 सीटों पर यह अंतर 5000 से कम था। ऐसे में एसआईआर का असर विपक्ष के लिए घातक हो सकता है। दूसरी ओर 2020 के चुनाव में एनडीए ने 21 सीटें 2.5% से कम वोटों के अंतर से जीती और विपक्ष ने 22 सीटों पर ऐसी जीत हासिल की थी। भागलपुर में बीजेपी के रोहित पांडे कांग्रेस के अजय शर्मा से 1113 वोटों से हारे। भोरे में जेडीयू ने सीपीआईएमएल को 462 वोटों से हराया। ये आंकड़े बताते हैं कि बिहार में चुनावी जंग कितने कांटे की होती है। ऐसे में एसआईआर के जरिए 65 लाख वोटरों के नाम कटने की बात ने विपक्ष को सतर्क कर दिया है। मगर सवाल यह है कि इस सतर्कता का रिजल्ट कैसे निकलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में वोटरों का नाम डिलीट होना चुनावी नतीजे को पूरी तरह से पलट सकता है। मगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार वोट चोरी होने नहीं देंगे, लेकिन कैसे? और जब केचुआ, ट्राई और कथित रूप से न्यायपालिका को भी बीजेपी से मिला हुआ बताया जा रहा हो, तब वोट चोरी रोकना नॉर्मल बात तो नहीं है। यह सच है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में हलचल मचा दी है। 16 दिन में इस यात्रा ने 1300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हुए 24 जिलों और 110 विधानसभा को कवर किया। महागठबंधन की इस यात्रा ने बिहार में वोट चोरी को न केवल मुद्दा बनाया, बल्कि ज्ञानेश कुमार के एसआईआर को भी एक्सपोज कर दिया। और अब कांग्रेस ने डिमांड बढ़ा दी है। 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 19 पर जीत मिली, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस अब 90 सीटों की मांग कर रही है और आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं बताई जा रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस को 60 सीटें देना चाहती है, क्योंकि उसे वीआईपी और अन्य सहयोगी पार्टियों को भी सीटें देना है। तेजस्वी यादव को गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बनाने पर भी कांग्रेस ने अभी तो चुप्पी साध रखी है। यह दिखाता है कि महागठबंधन में अभी बहुत सारे पेंच कसने बाकी हैं। सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी के आवास पर नेताओं की मीटिंग हुई और कांग्रेस की दलील है कि यात्रा की वजह से बिहार में उसकी स्थिति मजबूत हुई, इसलिए उसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन आरजेडी 2020 में अपनी कामयाबी का हवाला देकर ज्यादा सीटें चाहती है। पार्टी पिछली बार 144 सीटों पर लड़ी थी और उसे 75 सीटों पर जीत मिली थी। सवाल यह है कि क्या लालू यादव कांग्रेस को 90 सीट देंगे? महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन 2020 में बहुत खराब था, मगर इस बार उसके पास राहुल गांधी हैं, नए वाले, और आरजेडी इस बात को समझती है। हालांकि संगठन के मामले में कांग्रेस कमजोर नजर आती है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा को बीजेपी कांग्रेस का पुनर्जन्म बता रही है, कह रही है कि ये तेजस्वी यादव को कमजोर करने की साजिश है। मगर बीजेपी के टॉप नेताओं का अमित शाह के घर पहुंचना और यात्रा के असर को लेकर बैठक करना इस बात का सबूत है कि राहुल गांधी की यात्रा का असर बहुत ज्यादा है। और अमित शाह ये भी जानते हैं कि बिहार में एक नया खिलाड़ी उभर रहा है, नाम है प्रशांत किशोर। उनकी जन स्वराज पार्टी पूरी ताकत झोंक रखी है और उनका अलग लड़ना किसी को भी भारी पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार के हवाले से द हिंदू ने लिखा कि प्रशांत किशोर हर सीट पर 1000 से 3000 वोट काट सकते हैं और ये कम अंतर वाली सीटों पर गेम चेंजर साबित हो सकता है। उनकी रैलियों में युवाओं की भारी भीड़ बता रही है कि प्रशांत किशोर की अपील है और ये लोग बिना बुलाए, बिना किसी दबाव के रैली में जा रहे हैं। अगर जनसुराज ने बिहार की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे तो बीजेपी और महागठबंधन का प्लान चौपट हो सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।